नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण से पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सामने की घंटी को दबा दीजिए ताकि विश्लेषण से संबंधित रोज का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवालों के घेरे में आ गए हैं। तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल उठाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ और डबल इंजन की कई सरकारों के खिलाफ, जिससे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और पूरा भगवा गैंग बैकफुट पर आ गया है। आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर बुरी तरह से परास्त हो चुकी मोदी सरकार के कान खड़े उस समय 4 जून को हो गए थे, जिस दिन हार हुई थी 4 जून को। लेकिन इतनी जल्दी आरक्षण और संविधान के मुद्दे को भुला देंगे और आरक्षण न देने की अपनी नियति को जाहिर कर देंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, वह तो समय बताएगा। लेकिन इतना अवश्य जान लीजिए कि लिटरल एंट्री जो हो रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, ऐसे कई पदों पर 45 नियुक्तियां भारत सरकार कर रही है यूपीएससी के माध्यम से। और ये नियुक्तियां पहली बार नहीं हो रही हैं। 2018 में 63 नियुक्तियां हुई थी और 45 नियुक्तियों अभी को जोड़ दिया जाए तो यह बढ़ करके 108 नियुक्तियां हो जाएंगी। आईएएस, पीसीएस, आईएफएस रैंक का इनका पद होता है। यह पद आईएएस, पीसीएस, आईएफएस यानी सिविल सेवा सर्विसेज के तहत भरा जाना चाहिए था, क्योंकि सिविल सेवा के तहत आईएएस, पीसीएस या सिविल सर्विसेज की परीक्षा लेने पर आरक्षण देना पड़ेगा ओबीसी, एससी, एसटी को। इसलिए ये डायरेक्ट भर्ती की जा रही है और इसके लिए आवेदन मंगाने का काम यूपीएससी को ही सौंपा गया है। यूपीएससी की वेबसाइट पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 45 पदों के लिए, बशर्ते कि उसके लिए योग्यता होनी चाहिए और योग्यता का विवरण आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आरक्षण से बचने के लिए शॉर्टकट तौर तरीका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 से अपनाए हुए हैं और 2024 में रिपीट कर रहे हैं, इसके खिलाफ ओबीसी, एससी, एसटी लामबंद हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि पीडीए को धोखा देने के लिए, आरक्षण से पीडीए को वंचित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लैटरल एंट्री स्कीम ला करके डायरेक्ट बहाली करना चाहते हैं सचिव, अतिरिक्त सचिव, डायरेक्टर पदों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकल करके आते हैं और आरएसएस कभी नहीं चाहता है कि इस देश में समानता का सिद्धांत लागू हो। इस देश में आरक्षण दे करके ओबीसी, एससी, एसटी को सवर्ण जातियों के बराबरी में लाया जाए और उसी आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी रह चुके हैं और उसी आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण नहीं देना चाहते हैं।
ओबीसी एससी एसटी को उसका हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं। और अभी जैसा कि मैंने बताया, इसी आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर इनकी 2019 की अपेक्षा 2024 में 63 सीटें कम हुई हैं। इसके बावजूद भी अगर इनकी आंख नहीं खुल रही है तो तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी लैटरल एंट्री सिस्टम का विरोध करते हुए जिस तरह से इसमें आरक्षण की मांग किया है, स्वागत योग्य है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर आना होगा और 17 सितंबर के पहले इन्हें घोषित करना पड़ेगा कि लैटरल एंट्री के तहत भी आरक्षण दिया जाएगा। ठीक वैसा ही आरक्षण, उतना ही आरक्षण जितना कि सिविल सर्विसेज, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस में दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 3 राज्यों में बल्कि 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 2 राज्यों की घोषणा हो चुकी है और 2 राज्यों की घोषणा बाद में होगी। इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फिर से कड़ी शिकस्त मिल सकती है और 4 में से 1 भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में ओबीसी, एससी, एसटी बहुतायत मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर में भी इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दिन रात चुनावी चिंतन में वोट पाने या वोट को झटकने या वोट को अपने पक्ष में करने के बारे में सोचते रहते हैं और अमित शाह चाणक्य नीति चलाते रहते हैं, ऑपरेशन लोटस के बारे में सोच करके चुनी हुई सरकारें गिराने की कोशिश करते रहते हैं, इन सभी लोगों को फिर से बुरी हार मिलने वाली है अगर आरक्षण की अनदेखी करेंगे तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से आरक्षण को नष्ट करना चाहते हैं और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आरक्षण की अनदेखी करते हैं और 69,000 शिक्षकों की बहाली में बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण नहीं देते हैं, उससे हाई कोर्ट के फैसले से योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर आ गई है। और आज योगी आदित्यनाथ ने रविवार होने के बावजूद शिक्षा निदेशालय को आगाह किया कि वह अधिकारी बैठें और देखें कि क्या गड़बड़ी हुई है और आरक्षण कैसे नहीं दिया जा सका है। इस पर पूरा विश्लेषण करने के लिए अधिकारियों की बैठक चल रही है उत्तर प्रदेश में। और खबर यह भी है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आरक्षण के मामले में बैकफुट पर आए हैं, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव में इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आरक्षण मुख्य मुद्दा उस समय भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था। और अब जब हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है, चाबुक चलाया है कि आरक्षण पिछड़ों को नहीं दिया जा रहा है और आईना दिखाने का काम किया है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब वह सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में भी सोच रही है। लेकिन जो घपला किए हैं सुप्रीम कोर्ट क्या उससे बरी कर देगा? जिस तरह से 68,000, जिस तरह से, दरअसल इसकी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। जब
2013 में अखिलेश यादव की सरकार थी तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति की गई थी। लेकिन यह मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बहाली प्रक्रिया को पलट दिया। उसके बाद 2017 में योगी सरकार आती है और योगी सरकार कहती है कि 1,37,000 को हम एक बार में नौकरी नहीं दे सकते हैं शिक्षक पद पर, बल्कि 68,000 और 59,000 अलग अलग नियुक्तियां देंगे। तो 69,000 को नौकरी देने के लिए जिस तरह से 6 जनवरी 2019 को भर्ती की गई थी उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सका। और सबसे बड़ा घपला यह हुआ है कि ओबीसी वर्ग के जो प्रत्याशी अनारक्षित सीटों के लिए योग्य थे उन्हें भी ओबीसी कोटे में दिखा दिया गया और इस पर हाई कोर्ट को सख्त नाराजगी हुई और फिर से बहाली करने नियुक्तियां करने के बारे में योगी सरकार को डांट फटकार लगाया है। अब देखना है कि योगी सरकार, जो कि इनकी वेबसाइट पर आप जा करके देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की वेबसाइट पर, तो उसमें आरक्षण के खिलाफ बातें आपको मिलेंगी और उन बातों को अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से उठा भी चुके हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। कल जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया तो उसका स्वागत केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया और उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं, ओबीसी को उसका हक, अधिकार और पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब अपनी ही सरकार को, अपने ही मुख्यमंत्री को घेरने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने किया और आज से नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इन्हें नहीं बनाया गया, इसके लिए शाह ने इन्हें नियुक्त कर रखा है कि मोदी की, योगी की हर नीतियों का विरोध कीजिए और जब मौका मिल गया कि हाई कोर्ट ने डंडा चलाया है तो इनका भी डंडा चलने लगा योगी आदित्यनाथ पर। इसी तरह अनुप्रिया पटेल, जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी फैसले का स्वागत किया और ओबीसी को हक अधिकार देने की बात कहा। इसी तरह राहुल, अखिलेश यादव हर ने कहा कि जब दर्द देने वाले दवा देने का काम करने लगे तो वे दवा ईमानदारी से नहीं दे सकते हैं। यह बात केशव प्रसाद मौर्य के लिए अखिलेश ने कही है। केशव प्रसाद मौर्य उसी पार्टी में शामिल हैं और उसी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं जो पार्टी आरक्षण का विरोध आज से नहीं, 1990 से जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था तभी से आरक्षण का विरोध कर रही है और मंडल के खिलाफ कमंडल को लेकर के आ जाती है और उसके बाद इसका आरक्षण विरोधी चेहरा छुपा नहीं है। लिटरल एंट्री में आपने देख लिया कि आरक्षण का नामो निशान नहीं है। तो इस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और तमाम पार्टियों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को इस तरह से घेरा है कि इन्हें आरक्षण देना ही पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को भी देना पड़ेगा और 45 नियुक्तियां जो डायरेक्ट यूपीएससी के माध्यम से कराई जा रही हैं उसमें भी आरक्षण देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रह सितारे इन दिनों शुभ नहीं चल रहे हैं।
प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं उसी में उन्हें असफलता मिल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण दिया और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कहा, अपनी ही बात से 2 दिन पहले पलटी मार गए जब चुनाव आयोग ने कहा कि 4 राज्यों में से सिर्फ 2 राज्यों में हम चुनाव करा पाने की स्थिति में हैं। कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, देश भर के एक साथ चुनाव कराने के लिए नरेंद्र मोदी दमखम भरते हैं लाल किले की प्राचीर से। और कहा 4 राज्यों में भी एक साथ चुनाव करा पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए अनुकूल परिस्थितियां देखते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनती है तभी वह चुनाव कराना चाहते हैं। बाकी विपक्ष कितना भी चिल्लाता चीखता रहे, किसी की नहीं सुनते हैं नरेंद्र मोदी। और तानाशाह के रूप में, अहंकारी के रूप में तो इन्हें खुद मोहन भागवत लताड़ चुके हैं और आए दिन लताड़ते रहते हैं विपक्ष के लोग भी, आरएसएस के लोग भी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बैकफुट पर आ गए हैं, और ध्यान दीजिए कि इन्होंने क्या कहा था। तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही थी और तिरंगा यात्रा निकलता है गुजरात में, और गुजरात में तिरंगा यात्रा बच्चे निकालते हैं और वे बच्चे जो टी शर्ट पहने रहते हैं उस टी शर्ट में सावरकर की फोटो लगी हुई है, जबकि गांधी या नेहरू की फोटो होनी चाहिए थी। तिरंगा यात्रा जाती रहती है और गुजराती में वे बच्चे नारेबाजी भी करते रहते हैं। इसी समय कांग्रेस का कोई नेता आता है और बच्चों से पूछता है जो तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं कि बच्चों आज़ादी किसने दिलाई थी, सावरकर ने या गांधी ने? तो बच्चे चिल्ला करके कहते हैं कि गांधी जी ने। सावरकर को तो पहने हुए हैं टी शर्ट में, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हैं। तो यह एक मज़ेदार घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक कम्युनल सिविल कोड था, उसे हम सेकुलर सिविल कोड बनाएंगे। 1947 में आज़ादी मिली, 1950 में संविधान लागू हुआ और संविधान लागू होते समय यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यवस्था किया और इतने सालों तक, लगभग 74-75 सालों तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में नरेंद्र मोदी को नहीं पता था कि यह कम्युनल सिविल कोड है। जब लाल किले पर चढ़ते हैं 2024 15 अगस्त को, तो उसी दिन उन्हें दिखाई देता है कि यह सिविल कोड तो कम्युनल है, इसे हम सेकुलर बनाएंगे। सेकुलर बनाने का मतलब उनका है कि जिस तरह से सोसाइटी को, भारतीय समाज को हिंदू, मुस्लिम और तमाम अल्पसंख्यक नज़रिए से देख करके आए दिन 80-20 का खेला खेलते रहते हैं, उसी नज़रिए से यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो यह देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने आप अपने कम्युनल एजेंडे को क्यों चला रहे हैं और क्या इस पर देश आपको माफ़ करेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आरक्षण की दुहाई देते हैं और कहते हैं
कि मैं खुद ओबीसी हूं और मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग को आधिकारिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत पहले बन गया था, लेकिन उसे आधिकारिक दर्जा नहीं मिले था। तो नरेंद्र मोदी इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने दर्जा दिया, केंद्र सरकार के अधीन उसे एक स्वायत्त संस्थान बनाया, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसी ओबीसी की जनगणना कराने के नाम पर नरेंद्र मोदी अरसे से टाल मटोल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो कुछ करते हैं वह कहते नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी आजकल पश्चिम बंगाल में सक्रिय है और कोलकाता में हुए बलात्कार के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की जा रही है। जाहिर है कि बीभत्स बलात्कार कांड कोलकाता में हुआ है, पूरे देश में खलबली मची हुई है और महिलाओं के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा है, और बलात्कारियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ा है कि अस्पताल के बीचों बीच घुस करके बलात्कार करके फरार होना चाहे, हालांकि पकड़े गए हैं, और उसके बाद बलात्कारियों की फौज फिर से अस्पताल में घुस करके सबूत मिटाने की कोशिश करे, तो वाकई यह बीभत्स कांड है और इस पर डॉक्टर भी आंदोलनरत हैं और पूरा देश संवेदनशील है, चिंतित है। लेकिन और यह भी है कि ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगना भी सही है। राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं कि सही है या गलत है, लेकिन अगर ममता बनर्जी की सरकार को एक बलात्कार कांड के आधार पर बर्खास्त किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन में इस तरह के बहुत से बलात्कार हुए हैं, पहले उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार की बर्खास्तगी हो। अंकिता भंडारी उत्तराखंड भाजपाई ने बलात्कार करके मार डाला। हाथरस कांड उत्तर प्रदेश, अच्छी तरह से आपको पता है कि वहाँ पर भी ठाकुर जाति के लड़कों ने सामूहिक बलात्कार करके पीड़िता को मार डाला है, और वही योगी सरकार के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जाते हैं तो कहते हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, बलात्कार के लिए कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब सीबीआई जांच होती है तो बलात्कार की पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो उसके पहले कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बर्खास्त की जाए, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त की जाए। भारतीय जनता पार्टी कितना बलात्कार प्रेमी है, इसे कठुआ से भी समझा जा सकता है। कठुआ में एक हिंदू बच्चे ने मुस्लिम बच्ची के साथ मंदिर के अंदर बलात्कार किया और उसे मार डाला गया, बच्ची को। और उस हिंदू बच्चे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बाकायदा जुलूस निकाला और उसको बचाने की पुरजोर कोशिश किया और बचा भी लिया। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में बलात्कार हुए हैं उन सरकारों को बर्खास्त किया जाए, उसके बाद आराम से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। अभी अभी राम रहीम जो बलात्कारी है उसको रिहा किया गया है। 2 राज्यों में चुनाव जिताने के लिए
कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव जिताने के लिए न सिर्फ राम रहीम को रिहा किया गया है कि इनका वोट बैंक मिलेगा, ये जाकर प्रचार करेंगे तो वोट मिलेगा, बल्कि कुख्यात बलात्कारी आसाराम को भी रिहा किया गया है ताकि उनके भक्तों का भी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। और बिल्किस बानो कांड में आपने देखा था कि किस तरह से बिल्किस बानो जो गर्भवती थी, उसकी दुधमुही बच्ची थी, उस बच्ची को पत्थर पर पटक करके मार डाला इन बीजेपी के बलात्कारियों ने। इन्हें सजा मिलती है तो उस सजा से मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार 15 अगस्त 2023 को करती है, 22 को करती है, और उन्हें लड्डू खिलाया जाता है, फूल माला पहनाया जाता है बलात्कारियों को। तो बलात्कार प्रेमी जितना भारतीय जनता पार्टी है और बलात्कारियों को जिस तरह से संरक्षण देती है और जितना इसके राज्य में घिनौने बलात्कार होते हैं, उसके मुकाबले कोलकाता का बलात्कार कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि हाथरस में ठाकुर जाति के लड़कों ने दलित लड़की के साथ बलात्कार किया था। योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, इसलिए उन्हें बचाने की पुरजोर कोशिश योगी आदित्यनाथ ने किया था और अपने पुलिस से ऐलान करवा दिया था कि बलात्कार और हत्या तो हुई ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का यह दोहरा चरित्र समझ के परे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से, इनके सामान्य ज्ञान को भी देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं लाल किले की प्राचीर से कि 1857 के पहले बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को ललकारने का काम किया था, अंग्रेजों से लोहा लिया था 1857 के पहले। और जबकि 1875 के बाद 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री कितना योग्य हैं, जो एंटायर पॉलिटिक्स में, साइंस में, पॉलिटिकल साइंस, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हुए। और अमित शाह का भी जनरल नॉलेज देख लीजिए। इनका कहना है कि सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति अंग्रेजों के नज़रिए से देखी जाती और वह सावरकर भी 1857 में पैदा ही नहीं हुए थे, 1883 में पैदा हुए थे सावरकर। तो इन गुजरात बंधुओं का जनरल नॉलेज देख लीजिए कि कितना इन्हें इतिहास का ज्ञान है, कितना इस देश की समस्याओं का ज्ञान है और किस तरह से ये बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं और बलात्कारियों को सजा नहीं देते हैं और उसी बलात्कार के नाम पर ममता बनर्जी की सरकार को गिराना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में ही मणिपुर की घटना घटी है। महिलाओं के साथ न सिर्फ बलात्कार हुआ, उनका नग्न प्रदर्शन भी हुआ था। उनके गुप्तांगों में उंगली डालने का काम कैमरे के सामने किया गया था। पूरी दुनिया ने देखा था इस तस्वीर को। उस समय मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की नियति नहीं दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी की, और अभी भी मणिपुर शांत नहीं हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ तमाम से ऐसे आरोप लगा रहे हैं और उन्हें 24 से अधिक मुकदमों में फंसा रखे हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स की बात मानी जाए तो फिर से सीबीआई, फिर से ईडी उनके यहाँ पूछताछ करने और उन्हें गिरफ्तार करने जा सकती है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कर रही है
उससे बैक फुट पर आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन की तमाम सरकारें, हमें तो नहीं लगता है कि चुनाव जीत पाएंगी और फिर से इनकी वापसी हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।